Hello, my amazing students. Welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing fine. आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपकी बी हाइव बुक का एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर विच इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है एवेलिन ग्लीनी का और दूसरा नाम है बिस्मिल्लाह खान का। आई एम श्योर आपने बिस्मिल्लाह खान का नाम, बिकॉज ही वॉज एन इंडियन पर्सनैलिटी, तो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू ये नाम जरूर सुना होगा। बाई चांस अगर आपने ये नाम सुना है तो एक बार जल्दी से कॉमेंट्स में बता दो, और नहीं भी सुना है तो आज हम इस चैप्टर के थ्रू, जो कि डिवाइडेड है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों ही सेम वीडियो में कवर करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अब इस चैप्टर को हम कैसे करने वाले हैं, इन केस आप ये वीडियो एग्जाम या अपने किसी भी टेस्ट से पहले देख रहे हो जिसमें द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर आने वाला है, तो आपको मैं विद इन 2 to 3 मिनट्स क्विक चैप्टर आउटलाइन दे दूंगी, जिससे आप क्विकली इस चैप्टर को एक बार रिकॉल लेकर अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इन डेप्थ इस चैप्टर को देखना चाह रहे हो तो भी हम लोग इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पूरी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 के साथ अपना शुरू करते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे एवेलिन ग्लीनी के बारे में। और इस बुक में ये जो इनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें प्रेजेंटेड है, ये किया गया है डेबरा काउली के थ्रू। नाउ शी इज अ फ्रीलांस राइटर। तो फ्रीलांस राइटर कौन होते हैं एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। आई एम श्योर अभी के बच्चों को फ्रीलांस राइटर्स के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो फिर आप वीडियो को बीच में जरूर, बीच तक क्या, इनफैक्ट एंड तक आपको देखना है, तो वहां पर हम एवेलिन ग्लीनी के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको फ्रीलांस राइटर के बारे में भी बताऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक क्विक आउटलाइन लेते हैं कि एग्जैक्ट इसमें क्या बताया गया है एंड एवेलिन ग्लीनी है कौन। तो भाई एवेलिन ग्लीनी इज अ मल्टी पर्क्यूशनिस्ट। नाउ हु इज अ मल्टी पर्क्यूशनिस्ट, ये कौन होता है? सी, मल्टी पर्क्यूशनिस्ट, मल्टी से तो आप समझ गए कि बहुत सारे फील्ड्स में, राइट? आई मीन मल्टी से समझते हो ना कि बहुत सारा, वैरायटी। पर्क्यूशनिस्ट वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। सो मल्टी पर्क्यूशनिस्ट इज जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो कि येस, एवेलिन ग्लीनी वॉज लिंक्ड विद द फील्ड ऑफ म्यूजिक, है ना, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी द साउंड ऑफ म्यूजिक है। लेकिन ऐसा क्या है कि हम एवेलिन ग्लीनी के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी एट प्रेजेंट हम किसी और म्यूजिशियन या सिंगर के बारे में नहीं पढ़ रहे? कुछ तो अमेजिंग होगा, कुछ तो इंस्पायरिंग होगा फॉर श्योर। सो शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, वो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स तक प्ले कर सकती है विद परफेक्शन, और वो भी बहुत ही परफेक्शन के साथ। शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है कि वो साउंड को सुनती तो है, लेकिन वो उसको, देखो, लिसनिंग एंड हियरिंग में डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है तो जरा बता दो मुझे कमेंट्स में कि क्या होता है लिसनिंग और क्या होता है हियरिंग। तो इस चैप्टर में हमें क्लियरली ये बात बताई गई है कि एवेलिन ग्लीनी हैड उनको प्रॉब्लम था कि वो सुन नहीं सकती थी। आई वोंट से कि ये एक प्रॉब्लम है, हम इसको कहेंगे कि उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट था। सो एवेलिन ग्लीनी हैड हियरिंग इम्पेयरमेंट, वो ठीक से सुन नहीं पाती थी, बट स्टिल शी वाज कनेक्टेड टू म्यूजिक। इट सीम्स इंटरेस्टिंग। अब शी फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, बिकमिंग एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वहां पर गिव अप कर दिया, बट शी फॉट बैक और बहुत सारे लोगों के लिए वो बन गई इंस्पिरेशन। She was 11 years old when it was discovered that she had a problem with the sense of hearing. जब वो 11 years की थी तब उन्हें पता चला कि ये ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से उनका हियरिंग इम्पेयरमेंट है। She wanted to pursue her music in music, और देखो बहुत बड़ा ये चैलेंज हो जाता है। आप ऐसा समझो कि अगर कोई इंसान सिंगर बनना चाहता है और वो बोल भी ना पाए, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। सिमिलरली एक म्यूजिशियन, राइट, एक पर्क्यूशनिस्ट जो सुन नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक टास्क हो जाता है। लेकिन फिर भी एवेलिन ग्लीनी ने इसका एक तोड़ निकाला। शी वांटेड टू परस्यू हर करियर, वो अपना करियर इसी में बनाना चाहती थी, बट हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर। और शुरू में ऐसा हुआ भी कि भाई उनके टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, कोई भी मोटिवेशन उन्हें मिला नहीं। लेकिन बाद में रॉन फोर्ब्स नाम से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़े कैरेक्टर ने एंट्री ले ली, और उनको बहुत हेल्प किया। बेसिकली देखो क्या होता है, एक अच्छा मोटिवेशन अगर आपको मिल जाए तो आप आराम से लाइफ में सक्सीड कर जाते हो। रॉन फोर्ब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है एवेलिन ग्लीनी की लाइफ का, बिकॉज उन्होंने उनके पोटेंशियल को पहचाना और उसको सपोर्ट किया टू अचीव हर गोल्स। ही एडवाइज्ड हर टू फील द म्यूजिक इन सम अदर वे। अब देखो,
वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन रॉन फोर्ब्स ने उन्हें सजेस्ट किया दैट यू शुड स्टार्ट फीलिंग द म्यूजिक, आप म्यूजिक को फील करो एंड देन दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर। सो शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ हायर ड्रम। अब देखो साइंस में आप लोग डेफिनेटली पढ़ते हो, मुझे लगता है क्लास 9th के बच्चों का तो इसी ईयर में देयर इज गोइंग टू बी अ चैप्टर, इफ आई एम रॉन्ग एक बार मुझे जल्दी से करेक्ट कर देना, 9th या 10th में आपके पास साउंड चैप्टर तो है, वहां से आप समझोगे कि साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशन, राइट। तो क्या सजेस्ट किया गया एवेलिन ग्लीनी को कि भाई तुम्हें किसने बोला है कि तुम म्यूजिक को सुनो, तुम उसको फील करो, उसकी वाइब्रेशन को फील करो, जो भी वाइब्रेशन है हायर ड्रम का उसको अपर वेस्ट पर फील करो और जो लोअर ड्रम्स हैं उनको वेस्ट डाउन में तुम फील करो। तो कैसे नहीं तुम ये पॉसिबली कर सकती हो, और ये बहुत बड़ा एनकरेजमेंट था एवेलिन ग्लीनी के लिए। सो व्हाट हैपेंड इवेंचुअली, द साउंड ऑफ म्यूजिक टिंगल्ड अपॉन हर स्किन। हुआ क्या कि वो जब वाइब्रेशंस को फील कर रही थी तो इट फेल्ट एज इफ कि उनका जो साउंड ऑफ वाइब्रेशन है, जितना भी वाइब्रेशन आ रहा है, नॉट साउंड ऑफ वाइब्रेशन बट देन ऑफ कोर्स द साउंड ऑफ म्यूजिक है ना, जो वाइब्रेशन है वो उनके स्किन से होते हुए एज इफ उनकी बॉडी में पूरा वो फील कर पा रही है, उनके चीक बोन्स में वो फील कर पा रही है, इवन इन हर हेयर, राइट। वो सब पूरा का पूरा म्यूजिक फील कर पा रही थी। शी लर्न्स टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू द साउंड्स एंड आफ्टर दैट शी नेवर लुक्ड बैक। और उन्होंने जैसे जैसे, देखो प्रैक्टिस के साथ ही हर चीज होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने, रॉन फोर्ब्स ने आज उन्हें सजेस्ट किया एवेलिन ग्लीनी को और विद इन 2 days वो एकदम परफेक्शन रिसीव कर गई, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रैक्टिस के साथ, राइट, इट डेवलप्ड एंड अल्टीमेटली शी सक्सीडेड विदाउट लुकिंग बैक। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के इसके बाद नहीं देखा। शी फर्दर ज्वाइंड द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, वहां उन्होंने ज्वाइन किया अपने म्यूजिक के इस पैशन को और इम्प्रूव करने के लिए, इसको अच्छे प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए शी ज्वाइंड द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। बहुत बड़ा नाम है ये म्यूजिक इंडस्ट्री में, और वहां भी उनको हाईएस्ट मार्क्स मिले। मतलब आप सोचो कि एक ऐसा इंसान यार जो सुन नहीं सकता है बट स्टिल सक्सीडिंग इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। शी वर्कड हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। यही सबसे बड़ा लर्निंग मैसेज है हमारे लिए, हम लोग यही चीज सीख सकते हैं एवेलिन ग्लीनी से कि देखो डिफिकल्टीज तो है, अब प्रॉब्लम्स को आप प्रॉब्लम्स की तरह देखोगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, हमें उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। और जितना बड़ा हम प्रॉब्लम को बना देते हैं ना, उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है अक्सर, हमें बस उसको देखने का जो परसेप्शन है अपना वो बदलना है, और वही एवेलिन ग्लीनी ने किया। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ शी fought back. Now, in 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. तो ये अवार्ड भी उनको मिला। एग्जाम में वैसे डायरेक्टली कोई ऐसा पूछता नहीं है कि अवार्ड का नाम बताओ, बट अक्सर देखो 9th में क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, लेकिन फिर भी कई बार टीचर्स पूछ लेते हैं, तो आप प्लीज इस अवार्ड का नाम भी याद रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, शी गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। और ऐसा नहीं था कि एवेलिन ग्लीनी वाज जस्ट अ म्यूजिशियन, बहुत अमेजिंग पर्सन भी थी, बिकॉज वो सिर्फ कॉन्सर्ट्स में प्रेजेंटेशन देने के साथ साथ, आई मीन कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करने के साथ साथ ही फ्री कॉन्सर्ट्स भी रखती थी। कहाँ? हॉस्पिटल्स एंड प्रिजन्स में। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी वो उनकी सोशल लाइफ थी। आई मीन शी वॉज हेल्पिंग अदर्स एज वेल एंड इंस्पायरिंग देम। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए वो बन गई। शी वॉज ऑल्सो सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 2 laureates फॉर द पोलर म्यूजिक प्राइज ऑफ 2015 and till date she is an inspiration for children with hearing impairment and keeps herself busy with performing for such children, prisoners and for the sick. और ऐसा ही नहीं, I mean, इतना ही नहीं कि उनको सिर्फ एक फेम मिला, बट बहुत सारे अवार्ड्स से भी उनको नवाजा गया है। एंड शी बिकेम वन ऑफ द 2 laureates फॉर द पोलर म्यूजिक प्राइज, राइट। पोलर म्यूजिक प्राइज के लिए उनको एज लॉरिएट भी चुना गया इन 2015। तो ऐसा नहीं कि बहुत पुराने हम किसी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन भी बनकर निकली। सो ये है एवेलिन ग्लीनी। आई होप इस चैप्टर आउटलाइन से आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट, राइट। और इसके साथ ही यहाँ तक का अगर आप समझ गए हो अच्छे से, तो एग्जाम में इतना भी अगर आप याद रख लेते हो तो इट वुड बी मोर देन इनफ। काफी डिटेल्ड हमने चैप्टर आउटलाइन ले लिया है। अब हम इसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे इस पूरे चैप्टर का, जो आपको इन बिटवीन द लाइन्स जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हेल्प करेगा। सो रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर कौन सा सीन प्रिस्क्राइब्ड है, कौन सा सीन हमें दिखाया गया है कि एक बहुत ही रश आर है, बहुत ही पीक आर है, और उस टाइम पर क्या होता है, भीड़ एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए जाती है। जॉसल वर्ड का मतलब होता है इस तरह से जब आप पुश कर रहे होते हो, धक्का दे रहे होते हो लोगों को, रफली दैट इज कॉल्ड जॉसल। और अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अक्सर जो भी हमारे ऐसे क्राउडेड एरियाज होते हैं वहां पर ये सीन बहुत ही कैजुअल है।
अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। और ये डेफिनेटली एवेलिन ग्लीनी का डिस्क्रिप्शन है कि एक छोटी सी बच्ची जो कि 17 years से भी कम की दिख रही है, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। जो सामने से ट्रेन आती है तो उसका वाइब्रेशन हर कोई, अगर आप लोग बाय एनी चांस अगर आपको ट्रेन में घूमने का मौका मिला है या आप कभी ट्रैवल करते हो ट्रेन से इधर उधर, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ट्रेन के आने से पहले आप बहुत अच्छे से वाइब्रेशन फील कर सकते हो। तो ऐसा ही एवेलिन ग्लीनी ने भी फील किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, बहुत ही रिनाउंड, प्रेस्टिजियस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही रिनाउंड ये प्लेस है। यहाँ हम इसको रिनाउंड यहाँ पर लिख देते। प्रेस्टिजियस वर्ड आपको आना चाहिए क्लास 9th के बच्चों के लिए। वोकैबुलरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। और इट वॉज डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। नाउ क्या बोला है कि उनका फर्स्ट डे था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। आप एकदम इमेजिन करो कि आपका जब फर्स्ट डे इन स्कूल होता है या आप कहीं भी जाते हो और आपका पहला दिन होता है तो किस तरह से नर्वसनेस के साथ साथ आप एक्साइटेड भी फील करते हो। ऐसा ही बिल्कुल एवेलिन ग्लीनी के साथ हो रहा था और उस बच्ची के लिए ये बहुत ही डॉन्टिंग था। मतलब ऑब्वियसली शी वॉज एक्साइटेड प्लस नर्वस, तो थोड़ी सी घबराहट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। ये क्यों बोला हुआ है फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म? बिकॉज शी वॉज अ स्कॉटिश लेडी, तो इसीलिए बोला है कि भाई स्कॉटिश होकर वो लंदन जा रही है। एंड ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बी इट फॉर स्टडीज या जॉब पर्पस। तो ऐसा ही कुछ ये बच्ची फील कर रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, अब ये जो फ्यूचर म्यूजिशियन है, फेस्ड अ बिगर चैलेंज। तो इतना ही उनकी लाइफ में चैलेंज नहीं था, इससे बड़ा एक चैलेंज था दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। नाउ प्रोफाउंड वर्ड का मतलब होता है डीप, और यहां पर जब प्रोफाउंडली बोला है तो इसका मतलब ऑब्वियसली प्रोफाउंडली थोड़ा सा इनहैंस करने के लिए कि भाई उनका जो हियरिंग इंपेयरमेंट है वो काफी ज्यादा सीरियस है, राइट। एवेलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। और ऐसा नहीं था कि एकदम से ये पैदा ही बिल्कुल विदाउट प्रॉपर हियरिंग एबिलिटी हुई थी, ऐसा नहीं था। ग्रेजुअल प्रोसेस था, धीरे 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 इनको सुनाई देना कम होता चला गया और फाइनली बिल्कुल भी इन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उनकी मदर ने ये बात नोटिस की जब 8 साल की एवेलिन ग्लीनी का टर्न था, उनको पियानो प्ले करना था, राइट। उनका टर्न आने वाला था, बट उनकी मदर ने कुछ एक बहुत ही absurd सी चीज नोटिस की। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। बहुत देर से एवेलिन ग्लीनी को कोई बुला रहा था बट शी डिडंट मूव, बिल्कुल भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इसने शायद सुना ही नहीं है। सेज इजाबेल ग्लीनी। इजाबेल ग्लीनी कौन है भाई? इजाबेल ग्लीनी वॉज हर मदर। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। और कुछ टाइम तक तो एवेलिन ने किसी तरह ये बात छुपाए रखी अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 years की हुई, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड। उनके मार्क्स जो थे, स्कूल में जो नंबर आते हैं वो डिटीरियोरेट होते चले गए, वर्सन होते चले गए, पहले से और बिगड़ते चले गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a specialist। और उनके हेडमिस्ट्रेस ने क्या सजेस्ट किया? रिक्वेस्ट किया। इनफैक्ट urged का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। सो शी रिक्वेस्टेड कि भाई इनको आप एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, इनके मार्क्स भी डिटीरियोरेट होते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं कि भाई कौन से ईयर में एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई, कितने साल की थी हमारी एवेलिन, एंड सो ऑन। और किसने ये डिस्कवर किया कि भाई प्रॉब्लम है एवेलिन ग्लीनी को? तो ये उनकी मदर थी। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि फाइनली जाकर जब स्पेशलिस्ट को दिखाया गया तो पता चलता है कि उनका हियरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि वो सुन नहीं सकती हैं। और ये क्यों है? क्योंकि उनकी कोई नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी है। और ऐसा नहीं है ये आज ही हुआ है, धीरे 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 ये प्रोसेस कंटिन्यूड था और ये नर्व डैमेज उनको हो गया था। They were advised that she should be fitted with hearing aids। और उनको एडवाइस किया गया कि इनको हियरिंग एड्स लगाया जाना चाहिए। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और इनको एक स्पेशल स्कूल में भेजो, बिकॉज ये सभी के साथ एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, नहीं पढ़ पाएंगी, बहुत स्ट्रगलिंग होगी इनकी लाइफ। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवेलिन। नाउ एवेलिन ने इमीडिएटली जब ये बातें सुनी होंगी, ऑब्वियस है, देखो ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़ी थी या बहुत ज्यादा छोटी थी, वो ये सब सिचुएशन अच्छे से समझ सकती थी। सो शी टर्न्ड नेगेटिव, राइट। नेगेटिव समझ रहे हो, थोड़ा सा वो होपलेस हुई। एंड होपलेस
इनिशियली हम बोल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक बोलने का रीजन ही यही है कि अचानक से सब कुछ उनके आगे काला पड़ गया, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड थी कि भाई ये क्या कंडीशन आ पड़ी है। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, एवेलिन हार मानने वालों में से नहीं थी, राइट। शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। एंड बहुत ही उन्होंने देखो ठाना हुआ था कि मैं अपना इंटरेस्ट परसू करूंगी। परसू का मतलब होता है फॉलो करना। उन्होंने वो डिटर्मिन्ड रही, उनका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, फर्म बिलीव था दैट शी विल कंटिन्यू हर पैशन। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। बताओ जरा कितने बच्चों के पास जाइलोफोन है, कितने बच्चे जाइलोफोन प्ले कर पाते हैं, या कितनों को पता है कि ये एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है और ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पर एक इमेज आपके सामने है, दिस इज जाइलोफोन। बहुत ही सूदिंग और मजेदार सा, हाँ अगर अच्छे से प्ले करोगे तो बहुत अच्छा म्यूजिक ये क्रिएट करता है, और अगर अच्छे से प्ले नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो नॉइज में कन्वर्ट होगा। सो एक बार उन्होंने एक बच्ची को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे भी जाइलोफोन प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे को एनकरेज करने में, उसकी लाइफ में एक कैंडल फ्लेम बनकर आने में। लेकिन यहाँ पर एवेलिन ग्लीनी को मिलता है तो क्या अपने टीचर्स से एब्सोल्यूट डिस्करेजमेंट, कोई एनकरेजमेंट नहीं। लेकिन उनकी लाइफ में वो लाइट बनकर कौन आए, रॉन फोर्ब्स। रॉन फोर्ब्स ने उनके पोटेंशियल को, उनकी कैपेबिलिटी को पहचाना कि यार ये बच्ची बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकती है। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने क्या किया, अपने म्यूजिकल एबिलिटी से, स्पेशलिटी थी उनकी इस फील्ड में, तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकालने का सोचा और बड़े बड़े से ड्रम्स को उन्होंने ट्यून किया अलग अलग नोट्स में, ठीक है, अलग अलग तरह से ट्यून किया। एंड ही सजेस्टेड कि यार तुम सुनो मत अपने कानों से, ठीक है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरह से इसको सेंस करो, फील करो। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. और एवेलिन ने जब इस बात को अप्लाई किया so she realized कि यार हाँ, मैं जो हूँ ना, वाइब्रेशन को फील कर पा रही हूँ। अपर ड्रम्स जो है जितना भी था उसका वाइब्रेशन मुझे अपर बॉडी में फील हो रहा था, एंड लोअर ड्रम्स का वाइब्रेशन मुझे लोअर वेस्ट में फील हो रहा था। Forbes repeated the exercise, और ऑब्वियस है, रोम wasn't built in a day, है ना। ये एक इडियम, एक फ्रेज मैंने आपके सामने रख दिया कि एक दिन में रोम नहीं बना था। इसका मतलब क्या है कि हर चीज एक दिन में नहीं अचीव करी जा सकती है, हर डिफिकल्ट चीज, है ना, तो आपको टाइम लगता है। तो ऐसा ही एवेलिन के साथ हुआ। फोर्ब्स जो थे उन्होंने एक्सरसाइजेस को रिपीट करने कहा, उन्होंने रिपीट किया, एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उन्होंने ये बात अंडरस्टैंड की, फील की कि यस आई कैन फील द म्यूजिक। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. उन्होंने सीख लिया था कि कैसे बॉडी को और अपने माइंड को ओपन रखना है towards the vibration. The rest was sheer determination and hard work. और इसके बाद तो देखो, प्रैक्टिस तो हेल्प कर ही रहा था, है ना, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ने उनको हेल्प किया, प्लस इसके साथ साथ और क्या, फिर उनका sheer determination था। नाउ sheer determination कहने का मतलब ये है कि टोटल एंड स्टार्क डिटर्मिनेशन, पूरी मेहनत उन्होंने की, दृढ़ निश्चय कर लिया, एंड हार्ड वर्क। तो ये तीनों का जो मिंगल है ना, ये तीनों का ये मसाला समझ लो आप, अपनी लाइफ का मसाला है। सक्सेस का जो स्पाइस मैं आपको दे रही हूँ, स्पाइसेस मिक्सचर जो आपको चाहिए वो यही है, प्रैक्टिस, शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, जो एवेलिन ग्लीनी ने भी फॉलो किया और यही हमें अपनी लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। She never looked back from that point onwards, और उसके बाद कभी एवेलिन ग्लीनी ने पीछे पलट के नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. अब उन्होंने एक बार भी यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ ना, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, इट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। इस तरह से म्यूजिशियंस का एक बड़ा सा ग्रुप जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को साथ में प्ले करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह से एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर, बस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, जो इस तरह से पूरा ऑर्गेनाइज कराते हैं ऑर्केस्ट्रा को, तो आई मीन पूरा के पूरे म्यूजिशियन के ग्रुप को, सो दैट इज एन ऑर्केस्ट्रा, राइट। उनके साथ वो गई, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 इयर्स की थी, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई म्यूजिक ही है जो है मेरी लाइफ में। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, विच इज इन लंडन, और वहां
आज तक उस एकेडमी में इतने स्कोर किसी के नहीं आए थे जितने एवेलिन ग्लीनी के आए। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि हमेशा मैं ग्रुप में ही रहूं, मैं सोलो परफॉर्मेंसेस भी देना चाहती थी। आई एम श्योर आप लोगों के स्कूल में होता होगा एक ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन, सोलो डांस कॉम्पिटिशन, तो हर कोई चाहता है कि हम इंडिविजुअली परफॉर्म करें कभी ना कभी। तो ऐसा ही एवेलिन ग्लीनी का भी प्लान था। सो एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और उनका जब ये 3 ईयर का कोर्स पूरा हुआ, कहाँ, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, she had captured most of the top awards। तब तक तो उनको इतने अवार्ड्स मिल चुके थे। ऐसा ही होता है, अब आप लोग क्लास 12th में जब आपका फेयरवेल हो जाएगा तो आप काउंट जरूर करना कि कितने अवार्ड्स आपने अपने इस स्कूल से अचीव किए हैं। तो ऐसा ही 3 साल के अंदर में एवेलिन ने भी अचीव कर दिया। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इतना सब अचीव करने के बाद भी एवेलिन को यहाँ पर ऐसा नहीं था कि वाओ मैंने तो कर दिखाया, आई एम सच एन अमेजिंग पर्सन, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी इस तरह का नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड उनके अंदर नहीं था, एकदम सेल्फ ऑब्सेस्ड वो नहीं थी किसी भी तरह से। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उनका सिर्फ एक ही लाइन था, एक ही स्टेटमेंट वो देती थी कि यार अगर तुम मेहनत कर रहे हो एंड यू नो कि आपको कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है, तो फिर आप आराम से वहां पहुंच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। Now sought after का मतलब क्या होता है, जो बहुत डिमांड में होता है। एक बार जल्दी से एक सेंटेंस मुझे आप लोग कमेंट्स में बना के दे दीजिए sought after इस फ्रेज से, ठीक है। और अचीव भी किया एवेलिन ग्लीनी ने। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डिमांड में मल्टी परक्यूशनिस्ट जो थी वो एवेलिन ग्लीनी ही थी, इनफैक्ट अभी भी है, विद अ मास्टरी ऑफ अराउंड 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको लगभग 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने बड़े आराम से आते थे। और उनके जितने भी इंटरनेशनल स्केड्यूल था, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक जगह पर वो प्ले करती होंगी इंस्ट्रूमेंट्स अपने एंड देन इट्स ओवर। बहुत ही हेक्टिक उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल है। एंड वी शुड ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि भाई हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है उनको, तो सब कुछ बहुत ईजिली उन्होंने हैंडल कर लिया। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और ये बहुत फैसिनेटिंग है, हैरान करता है। जैसे हम लोग तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाता है स्कूल से तो उसी में रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन लुक एट हर, कितना फैसिनेटिंग है कि वो हर चीज इतने अच्छे से हैंडल कर रही है एफर्टलेसली। मतलब लग ही नहीं रहा है कि कुछ एफर्ट्स लगा रही है, ऐसा लग रहा है बस सब कुछ होता चला जा रहा है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और सबसे पहली बात, हमें ये बात नहीं भूलनी है कि वो सुन नहीं पाती है प्रॉपर। तो यहाँ पर डेबोरा काउली ने क्या बोला है कि भाई हमारे 2 hour के डिस्कशन में वो एक वर्ड भी मिस नहीं करती थी, है ना। Men with bushy beards give me trouble। और उनका कहना था कि हाँ मुझे कई बार प्रॉब्लम होती है सिर्फ उन लोगों के साथ बात करने में जिनके बेड्स यानी कि मूछें जो है बहुत बुशी होती हैं। She loved, it is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। और जब उनसे पूछा गया कि भाई कैसे आप सुन तो पाती नहीं हो, आपको कैसे पता चलता है कि अगला इंसान आपसे क्या बात कर रहा है। सो शी सेड कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लिप्स रीड करती हूँ, मैं सारे एक्सप्रेशंस को फॉलो करती हूँ, स्पेसिफिकली द आईज। आंखें भी तो इतनी चीजें बोल जाती हैं, है ना। सो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट। नाउ व्हाट इज दिस, क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही फ्लॉलेसली बात करती है। एकदम फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी मिस्टेक्स, मतलब कुछ कमियां ही नहीं है, विदाउट एनी फ्लॉ। इतना अच्छे टोन में, एक्सेंट में वो बोल जाती है। एंड डेफिनेटली स्कॉटिश थी तो एक कहीं ना कहीं स्कॉटिश एक्सेंट आएगा ही। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो सुन नहीं पाते हैं उनको बोलने में भी बड़ा इशू होता है, लेकिन एवेलिन ग्लीनी के अच्छे से बोल लेने का रीजन ये था कि वो पैदा होते ही नहीं, ऐसा नहीं था कि उनको पैदा होते ही प्रॉब्लम हो गई थी। शी वॉज नॉट डेफ बाय बर्थ, लेकिन 11 ईयर्स तक तो वो अच्छे से सुन ही रही थी, राइट। धीरे धीरे करके उनका नर्व डैमेज हुआ और इसी रीजन से वो कंफर्टेबली लोगों से बात कर भी लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे आवाज सुनाई देती है, क्योंकि 11 ईयर्स तक तो वो फिर भी ठीक ठाक सुन रही थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन यहाँ से ये बात नहीं समझ में आ रही है कि ठीक है बातें वो समझ रही है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख पा रही है, ये हमें नहीं समझ में आया। ये तो टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट ही है कि वो फ्रेंच भी बोल पा रही है और बेसिक जापानीज भी। ये जापानीज तो बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, राइट। तो कैसे वो ये कर लेती है किसी को आइडिया नहीं है। एज फॉर म्यूजिक, she explains, it pours in through every part of my body, it tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair।
और म्यूजिक से तो उन्हें इतना प्यार है कि वो बोलती है यार आई कैन फील इट इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ टिंगल हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा कुछ वाइब्रेशन फील हो रहा है। इट इज मोर लाइक दैट। ओके, सो व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और अब जब जाइलोफोन वो प्ले करती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जाइलोफोन मैंने आपको अभी इंस्ट्रूमेंट दिखाया था। सो व्हेन शी यूज्ड टू प्ले इट लाइक दिस, तो उनको वो वाइब्रेशन भी अपने फिंगर से होते हुए फील होती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body। और ड्रम्स के ऊपर वो पूरी तरह से ऐसे लीन हो जाती है, उनकी बॉडी ऐसे झुक जाती है। अगर आप कोई वीडियो वगैरह एवेलिन ग्लीनी का देखोगे तो यू विल रियलाइज कि अगर किसी को पता नहीं है ना कि एवेलिन ग्लीनी सुन नहीं पा रही हैं, तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि सच में इनके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी है। वो इतनी फ्लॉलेस है अपने इस आर्ट में। And on a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। और एक वुडन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो भी स्टेज है जहां पर भी वो प्ले कर रही हैं, अपने शूज वो वहां से हटा देती हैं ताकि वाइब्रेशंस उनके लेग से होते हुए पास ऑन करें। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेजोनेंसेस, जिसका मतलब होता है एको ऑफ द साउंड। तो क्योंकि वो पूरा फील करती थी म्यूजिक, तो सारा का सारा एको उनकी बॉडी से होते हुए उनको अच्छे से सुनाई देता था। सुनाई इन द सेंस कि डेफिनेटली वो फील कर रही थी पूरा म्यूजिक। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो यहाँ पर इनिशियल पार्ट है इस फ्रेज का मतलब क्या है, शी फील्स द म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, की वो म्यूजिक को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट में फील कर सकती है। नाउ नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। और बिल्कुल भी हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि एवेलिन जो है अपने ऑडियंस को हमेशा हैप्पी रखती है, सब खुश हो जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखकर। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जैसे इंडिया में बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं फॉर म्यूजिशियन, तो ऐसा ही अवार्ड एवेलिन ग्लीनी को मिला था इन 1991। सेज मास्टर पर्क्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो एक बहुत बड़े पर्क्यूशनिस्ट जिनका नाम है जेम्स ब्लेड्स, देखो उन्होंने क्या बोला उनके बारे में। God may have taken her hearing, भगवान ने चाहे उनका हियरिंग एबिलिटी छीन लिया, but he has given her back something extraordinary, लेकिन उनको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक और फीलिंग, एक और एबिलिटी दे दी है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं ना वो फील कर लेती हैं far more deeply than any of us। जो हम शायद सुन के भी नहीं समझ पाते हैं वो उतना लेवल तक फील करती हैं। That is why she expresses music so beautifully, और इसीलिए वो म्यूजिक को इतने ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic। Now who is a workaholic? जो बहुत काम करता है, बिना थके काम करता है। तो एवेलिन ने के बाद कन्फेस किया है कि भाई मैं बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, बिल्कुल काम करने से डरती नहीं हूँ। आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बहुत काम करना पड़ता है। डेफिनेटली वो कहती हैं कि भाई जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी ज्यादा, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। लेकिन देखो मेहनत बहुत है पर उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। एनॉर्मस मतलब ह्यूज, बहुत ज्यादा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा भी एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नेम फेम और पैसे के लिए सब कुछ कर रही हैं, सोसाइटी के लिए भी वो बहुत कुछ कर रही हैं, सर्व कर रही हैं सोसाइटी को। वो प्रिजन्स में अपने कॉन्सर्ट्स करती हैं, हॉस्पिटल्स में अपने फ्री कॉन्सर्ट्स करती हैं। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और छोटे छोटे जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो बड़े होकर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं उनके लिए भी वो क्लासेस रखती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। आप जिस तरह से एनजीओज होते हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह से सोसाइटी में लोगों की हेल्प करती हैं अलग अलग लेवल पर, जिनको जो भी इश्यूज है उसके लिए आपने सुना होगा बहुत सारे एनजीओज होते हैं। तो ऐसा ही एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी मेंबर है एन रिचलिन। उन्होंने क्या बोला कि यार ये ना एक इंस्पिरेशन है फॉर डेफ चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि दुनिया सब खत्म हो जाती है या उनके लिए वर्ल्ड एकदम ब्लीक और ब्लैक हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। ये तो बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, और उनको भी ये हेल्प करती है लाइफ में कुछ बड़ा करने को। सो एवेलिन ग्लीनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है अचीव्ड, कि एवेलिन ग्लीनी ने तो लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है जो उनकी डबल एज वाले भी नहीं कर पाते हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। उन्होंने तो ऑर्केस्ट्रा के आगे, देखो क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा में पूरा एक ग्रुप साथ में परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन एवेलिन ग्लीनी ने सोलो परफॉर्मेंसेस को भी बढ़ावा दिया। किस तरह से वो ऐसे वैरायटी इंस्ट्रूमेंट्स को आगे लाइमलाइट में लेकर आई जो शायद कोई नहीं कर सकता था।
She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और देखो क्या बोला है कि भाई उनको एक इंस्पिरेशन है हर एक इंसान के लिए जो हैंडीकैप्ड है. अब यहाँ पे हैंडीकैप्ड वर्ड यूज हुआ है, ये उन लोगों के लिए यूज हुआ है कि जो किसी ना किसी तरह का डिसेबिलिटी जिनको है, वो लाइफ में हमेशा एक डिस्करेजमेंट फेस करते हैं अलग अलग फैक्टर्स से, सोसाइटी के, कभी कभार खुद भी बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं. तो एवेलिन ग्लीनी उन सभी के लिए इंस्पिरेशन है. और जब वो उन्हें देखते हैं एवेलिन ग्लीनी को, उनके मन में डेफिनेटली ये बात आती होगी कि यार अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. एंड शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और बहुत खुशी उन्होंने मिलियंस ऐसे लोगों को दी है. राइट, ओके. सो वी आर डन विद द चैप्टर जिसमें हमने कर लिया है एवेलिन ग्लीनी को कवर. प्रॉपर हमने समझ लिया लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने ले लिया, जिसमें वी हैव कवर्ड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, ऑल द डिफिकल्ट फ्रेजेस, एंड वी गॉट टू नो कि व्हाट ऑल स्पाइसेस डिड. स्पाइसेस यहाँ पर देखो लिटरल खाने के मसालों की मैं बात नहीं कर रही हूँ. बेसिकली अपनी लाइफ में वो सक्सेस पाने के लिए एवेलिन ग्लीनी ने क्या मसालों का यूज किया है. सो वो क्या क्या थे? डिटर्मिनेशन, राइट, हार्ड वर्क, एंड डेफिनेटली हर पैशन, राइट. उनका जो पैशन था टुवर्ड्स म्यूजिक, कभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया. शी परसूड हर लव टुवर्ड्स म्यूजिक, उन्होंने उसको फॉलो किया, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. ऑल्दो बहुत ही इनिशियल सिचुएशन ऐसी थी कि शी गॉट नेगेटिव एंड वर्ल्ड एकदम अपसाइड डाउन उनका हो गया था, बट लेटर शी फॉट बैक एंड बहुत बड़ी मल्टी परक्यूशनिस्ट वो बनकर निकली. ऐसी एक पर्सनालिटी के बारे में इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे. एंड द पर्सन इज बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, सो ही इज द पर्सन, ही इज बिस्मिल्लाह खान. ये नाम डेफिनेटली इंडियन हाउस होल्ड में आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना ही होगा. बता दो एक बार अगर सुना है तो. एंड ये इन्होंने ऐसा क्या किया है म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको इनिशियली सिर्फ बहुत ही रीजनल एरिया तक प्ले किया जाता था, फोक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं, उसको इन्होंने क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए वो एक बेसिक इंडियन फोक इंस्ट्रूमेंट में. अब बहुत बड़ा रोल है इनका इसमें, और कैसे इन्होंने ये करके दिखाया, कैसे इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान revolves around the life and achievement of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, who was a renowned शहनाई maestro from India. शहनाई प्लेयर थे. आपको भी पता है शहनाई, हम लोग एकदम से वर्ड आता है तो दिमाग में सीधा वो वेडिंग बेल्स बजते हैं, है ना, कि शादियों में प्ले होता है. बस इतना ही हमारे दिमाग में रहता है. और अगर सोचो आज तक शहनाई यहीं तक रह जाता तो कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं जानता, है ना. वो तो क्रेडिट जाता है पूरा पूरा हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को, जिनकी वजह से लोग शहनाई के बारे में वर्ल्ड वाइड जानते हैं. द चैप्टर हाईलाइट्स द डेडिकेशन. अब ये अपने स्पाइसेस देखो इनके क्या है, डेडिकेशन, टैलेंट एंड परसीवरेंस ऑफ बिस्मिल्लाह खान. अब इन्होंने ये चैप्टर बेसिकली क्या हाईलाइट करता है कि कितने डेडिकेटेड वो थे. टैलेंट तो उनमें था ही, प्लस परसीवरेंस भी उनके अंदर था कि जो भी कर रहे हैं उस पर आपको टिके रहना है, आपको हार नहीं माननी है कि चलो यार आज मार्क्स कम आ गए, छोड़ो, अब क्वेश्चंस करने ही नहीं है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. आपको आप जो कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट आपको वो करते रहना है, वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए. सो ही मास्टर्ड शहनाई, अ ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसमें उन्होंने मास्टर कर लिया. नाउ एक क्विक आउटलाइन हम इनके बारे में ले लेते हैं. हम जान लेते हैं कि देखो पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में, तो मैं यहाँ पर एक, आप ऐसे समझ लो इसको, आप एज कैरेक्टर स्केच भी यूज कर सकते हो, आप इसको चैप्टर की समरी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस. तो वो इंडिया के क्लासिकल म्यूजिशियंस में से एक थे. He attained mastery over the Shehnai and became famous the world over. और विद टाइम उन्होंने क्या किया, तो बहुत छोटी एज से, आप पढ़ोगे इनकी बायोग्राफी पूरी, ये जानोगे जितना भी एक्सर्प्ट आपके सिलेबस में, तो यू विल गेट टू नो कि एक छोटी सी एज से इन्होंने शहनाई प्ले करना शुरू किया. एंड धीरे 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 इतना इन्होंने प्रोग्रेस किया लाइफ में कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए. ही वॉज ऑफन कॉल्ड द शहनाई माइस्ट्रो. उनको शहनाई माइस्ट्रो कहा जाता है. डेफिनेटली एक ऐसा इंसान जो शहनाई प्लेइंग में एक्सपर्ट है, जिन्होंने मास्टरी अचीव कर ली है. He is also famous because he had the rare honor of being awarded all the top 4 civilian awards. और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ शहनाई प्ले करते हैं तो उसके लिए फेमस है, उनको बहुत बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग द
भारत रत्न। और भारत रत्न आप समझ रहे हो अगर किसी को मिला है तो वो किस लेवल का प्रेस्टीज डिजर्व करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैड मेनी क्वालिटीज, और बहुत सारी क्वालिटीज थे इनके अंदर। हार्ड वर्किंग थे, इनोवेटिव थे। अब एक म्यूजिशियन के लिए यही सबसे चैलेंजिंग होता है, आपको बहुत बार कुछ नया इन्वेंट करना पड़ता है। तो बिस्मिल्लाह खान के अंदर ये टैलेंट था। ही वॉज एक्सट्रीमली इनोवेटिव, डेडिकेटेड टू हिज आर्ट फॉर्म, और अपने आर्ट फॉर्म की तरफ बहुत डेडिकेटेड थे। होता क्या है ना, अक्सर जो ये क्रिएटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, अक्सर इनके लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जब ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पैशन से। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ये कंसिस्टेंट रहे और ऐसा कोई भी फैक्टर डिस्ट्रैक्शन का इनकी लाइफ में नहीं आया। He was extremely passionate about his music, and due to his efforts, Shehnai was recognized as a classical music instrument. और इन्हीं के efforts की वजह से देखो, बहुत ही छोटे लेवल का एक इंस्ट्रूमेंट था शहनाई, जो लिमिटेड रीजन्स में प्ले होता था, लेकिन इन्हीं की मदद से वर्ल्ड वाइड लोगों ने उसे जाना। ही गेन्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड वन मेनी अवार्ड्स। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने बिस्मिल्लाह खान को जाना और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव किए। इसके साथ ही वॉज एक्सट्रीमली सिंपल पर्सन। ऐसा नहीं था कि बहुत ही एग्जैजरेट करते थे चीज़ों को, ऑस्टेंटेशियस थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल एंड हम्बल इंसान थे। ही रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय सक्सेस। तो कई बार ऐसा होता है कि एक फेम और सक्सेस अचीव करने के बाद इंसान जो है थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाता है, लेकिन बिस्मिल्लाह खान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत काम इंसान थे और उन्होंने अपने सक्सेस को भी बहुत स्मूथली हैंडल किया। ही नेवर अक्यूमुलेटेड वेल्थ, और ऐसा नहीं था कि बेहिसाब कोई वो ग्रीडी थे और वेल्थ के ही पीछे भाग रहे थे, ऐसा नहीं था। अपनी आर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करते थे एंड अदर मटेरियल पोजेशन से भी वो दूर रहे। जो भी मॉनेटरी टर्म्स में मटेरियल पोजेशन, आप समझो कि मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ऑब्वियस है, देखो वर्ल्ड वाइड जान रहे हैं तो पैसा वैसा खूब कमा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह से उन्होंने इस फेम को अपना ओवर पार करने दिया अपने टैलेंट को, और रिजिड रहे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंडिया से हूँ, मैं अपने कल्चरल इंस्ट्रूमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं। तो उतने तक वो लिमिटेड रहे, अपने इस पैशन को, इस थॉट को उन्होंने मेंटेन रखा। ही वॉज पेट्रियोटिक। ये और एक एलिमेंट हमारा इस चैप्टर से जुड़ जाता है कि बहुत पेट्रियोटिक थे। अब इस तरह से आर्टिस्ट का क्या होता है कि उनको अगर वर्ल्ड वाइड फेम मिल रहा है तो उनको मौका मिलता है कि वो बाहर जाके सेटल हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा और अपग्रेड करे, इम्प्रूव करे। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी उन्होंने एकदम डिनाई कर दी। अपने मदरलैंड से और अपनी सिटी से उन्हें इतना प्यार था कि उन्होंने, देखो क्या बोला है कि परमानेंट सिटीजनशिप तक यूएसए की डिक्लाइन कर दी थी कि नहीं, मैं रहूंगा तो इंडिया में ही। तो इट शोज कि कितना वो अपने नेशन से प्यार करते थे। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलीव्ड इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। डिवाउट मुस्लिम थे, बहुत ही रिलीजियस मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह से नेगेटिविटी वो स्प्रेड करते थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर उनका पूरा भरोसा। इनफैक्ट अभी आप उनके बारे में पढ़ोगे ना तो किस तरह से वो वाराणसी में गंगा के पास बैठकर अपने नए नए राग्स इन्वेंट करते थे, इनोवेट करते थे, इम्प्रोवाइज कर जाते थे। ही ऑफन प्लेड द शहनाई एट द विश्वनाथ टेम्पल। हमारे दिमाग में एक चीज रहती है ना कि मुस्लिम जो है वो टेम्पल्स में एंटर नहीं करते हैं या नहीं करना चाहिए एंड सो ऑन, बहुत तरह तरह की बातें। लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इन सबको एकदम डिनाई कर दिया। वो विश्वनाथ टेम्पल जाकर आराम से रिवर गंगा के बैंक पर अपने राग्स को इनोवेट करते थे। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड थ्रू हिज म्यूजिक। और अपने म्यूजिक से उन्होंने ब्रदरहुड जो है वो स्प्रेड किया, राइट। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी। जल्दी से एक बार हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। सो एम्परर औरंगजेब, अब स्टोरी देखो कहाँ से आपके लिए प्रेजेंट की गई है कि जो औरंगजेब थे, एम्परर औरंगजेब, राइट, मुगल डायनेस्टी का जो पूरा आपने आई एम श्योर एसएसटी में पढ़ा होगा, उसके आखिरी नाम, यानी कि एक ऐसा नाम जिसको लोग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी से तो नहीं जानते हैं। औरंगजेब का नाम थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में नेगेटिव टर्म्स में लिया जाता है। सो एम्परर औरंगजेब के बारे में क्या बोला गया कि ही बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। पुंगी आई एम श्योर आप सभी ने सुना होगा, है ना। तो बेसिकली औरंगजेब ने क्या किया कि अपने रॉयल कोर्ट में उन्होंने पुंगी को बैन कर दिया कि भाई इसकी बहुत ही श्रिल, बहुत ही तीखी, बहुत ही अनकंफर्टेबल वॉइस, आई मीन साउंड रिलीज ये करता है, बहुत ही अनप्लेजेंट। सो इसको टोटली बैन कर दिया गया। इट बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। तो बेसिकली हर वो इंस्ट्रूमेंट, रीडेड क्या होता है यार, रीडेड इज बेसिकली एकदम हॉलो इंस्ट्रूमेंट। कोई भी हॉलो इस तरीके का, कोई फ्लूट हो गया, फ्लूट तो बहुत सुरीला होता है, राइट। इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो नॉइज प्रोड्यूस करता है, तो हर एक इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को ही पुंगी बोल दिया करते थे। लेकिन पुंगी वॉज अ बिट डिफरेंट।
और औरंगजेब ने अपने रॉयल कोर्ट में उसको बैन कर दिया। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव, लेकिन काफी लोगों को लगता था कि एक ना एक दिन तो इसको रिवाइव जरूर करेंगे, जैसे आप अपने गेम्स में रिवाइव करते हो वैसे ही पुंगी जरूर लौट कर आएगी, बदला लेगी। तो ऐसा नहीं था कि लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पुंगी का दोबारा जन्म नहीं होगा, किसी ना किसी फॉर्म में वापस आएगी। बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, और हुआ भी वही। प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली के एक बार्बर ने क्या किया, who had access to the royal place, जिनको एक्सेस था रॉयल पैलेस का, जहाँ पे राजा महाराजा का पूरा जो महल होता है वहां एक्सेस था, क्योंकि उस बार्बर के फैमिली मेंबर्स बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उन्होंने डिसाइड किया उस बार्बर ने कि भाई मैं पुंगी का जो ये टोनल क्वालिटी है कि ये बड़ा बेसुरा सुनाई देता है, इसको मैं इम्प्रूव करूंगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, और उन्होंने क्या किया, देखो पुंगी looks more like जैसा सपेरा के पास होता है ना, इस तरीके का कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ उसको हम पुंगी कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इसके पूरे स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया जो किस तरीके के शेप की थी कि भाई तो हॉलो और यहां से थोड़ी सी ब्रॉड, इस तरीके का उन्होंने एक स्टेम लिया एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसमें अराउंड 7 होल्स बनाए। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 होल्स बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उन्होंने इसे प्ले किया तो कभी एक होल को बंद किया, कभी दूसरे को बंद किया, तो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। मेलोडियस समझते हो, सुरीली आवाज, ठीक है, एकदम अरिजीत सिंह जैसी। ओके, इंस्ट्रूमेंट है भाई, अरिजीत सिंह से इंस्ट्रूमेंट की आवाज कैसे आएगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही मेलोडियस, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड जैसी पुंगी से रिलीज हो रही थी, तो उस तरीके का कुछ था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और जब उन्होंने ये प्ले किया रॉयल्टी के आगे, किंग्स के आगे, तो हर कोई इम्प्रेस हो गया। As the story goes, okay, the instrument so different from the pungi had to be given a new name. अब देखो बहुत ही फर्क है, देखो ये पुंगी है, ये शहनाई है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो भाई इसको पुंगी कैसे बोल सकते थे। भले ही इसका इमर्ज जो है इसी को थोड़ा सा चेंज करके हुआ है, लेकिन इसको पुंगी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर ये भी तो उसी कैटेगरी में हो जाएगा ना, श्रिल अनप्लेजेंट साउंड वाली कैटेगरी में। सो क्योंकि अब देखो इसको नया नाम देना था, और इसको बनाने वाला कौन था, एक नाई था, है ना। नाई हम किसे बोलते हैं, बार्बर को। इसको बनाने वाला एक बार्बर था, और क्योंकि ये शाह के कोर्ट में, चेम्बर्स यहाँ पर उनके छोटे छोटे केबिन्स को, या कह लो उनके पूरे उस एरिया को जहाँ पर शाह यानी रॉयल मेंबर्स जो है वहां बैठते थे और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के मजे लेते थे या उनका एंजॉयमेंट होता था, तो उसको यूज करके इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बना दिया शहनाई। क्यों, देखो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, व्हाई वाज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शहनाई, या व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट शहनाई, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेम्बर्स, क्योंकि ये शाह के चेम्बर से बना है, राइट, पहली बार शाह के चेम्बर में ही ये प्ले हुआ था, और एक नाई ने इसको इम्प्रोवाइज किया है, तो ये बन जाता है आपका शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, राइट, और यहां से नाम बन गया इसका। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्लियर। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. अब यहाँ से जैसे जैसे इसमें चेंजेस आए, तो शहनाई की साउंड को बहुत ही सेक्रेड, बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया, एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट। और इसी रीजन से आज भी शहनाई को टेम्पल्स में प्ले किया जाता है, और बहुत ही एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बहुत ही जरूरी कॉम्पोनेंट है वो किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। अगर आप लोगों के यहाँ भी शहनाई प्ले होती है शादी या किसी भी तरह के ऑस्पिशियस ओकेजन में, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। नाउ सी, क्या बोला गया है कि पास्ट में, अभी तो नहीं, पास्ट में जब रॉयल कोर्ट्स हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का पूरा रूल हुआ करता था, तो उस टाइम पर नौबत, देखो नौबत इज अ वर्ड जिसमें एक हिडन वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, नो, है ना। तो कोर्ट्स में क्या होता था कि 9 म्यूजिशियंस 9 डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते थे, तो उनके उस ग्रुप को नौबत कहा जाता था। तो शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ दिस नौबत पास्ट में, है ना, टिल रिसेंटली। नाउ ये दिस वर्ड इज अ फ्रेंच वर्ड, तो इसको हम ensemble बोलते हैं इन फ्रेंच, बट इंग्लिश में यू कैन प्रोनाउंस इट एज ensemble, ओके, या ensemble भी आप बोल सकते हो, चलेगा। तो ग्रुप इसको हम बोलते हैं। साथ में जो 9 म्यूजिशियंस और 9 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, उसमें एक कंपोनेंट था इंपॉर्टेंट, आपकी शहनाई।
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और इतने टाइम तक तो सिर्फ वेडिंग्स में और टेम्पल्स में ही शहनाई को प्ले किया जाता था. एंड द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन यहाँ से ये वेडिंग और टेम्पल से बाहर ले जाकर वर्ल्ड वाइड इसको फेमस करने का पूरा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. अब इनकी स्टोरी देखो किस तरह से चल रही. अभी आपने शहनाई की तो कहानी पढ़ ली कि भाई शहनाई एग्जिस्टेंस पे कैसे आई, राइट, कि शहनाई का एग्जिस्टेंस कैसे था, कैसे शहनाई बना एज एन इंस्ट्रूमेंट. अब हम जानेंगे बिस्मिल्लाह खान के बारे में. सो जब बिस्मिल्लाह खान वाज 5 year old, ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. तो पैदा कहाँ हुए थे? डुमराव में पैदा हुए थे बिस्मिल्लाह खान, विच इज इन बिहार, राइट. और जब 5 साल के थे तो ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा. अब आज के जैसे थोड़ी कोई वीडियो गेम खेलेंगे या सारा दिन कुछ इस तरीके का ऑनलाइन गेम्स में रहेंगे. ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा एंड ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता. और वो हमेशा बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे. वहां पर वो क्या गाते थे? भोजपुरी सॉन्ग चैता. एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg. और उसको गाने के बाद लास्ट में गिफ्ट के तौर पर उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जिसका वेट वॉज अराउंड 1.25 kg. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. जो भी वहां के लोकल महाराजा थे वो उनको ये अवार्ड देते थे. दिस हैपेंड 80 years ago. ये अराउंड 80 years ago पहले की पूरी कहानी है. And the little boy has traveled far to win the highest civilian award in India, the भारत रत्न. और इतनी पुरानी बात है, कितना पुराना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. और भाई उस टाइम से वो बच्चे ने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया कि भाई इतना बड़ा अवार्ड उसको मिला, विच इज भारत रत्न. तो वो पूरी स्टोरी इन्हीं की है. He was born on 21st March 1916. 1916 में बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए थे. He belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बहुत ही बड़े म्यूजिशियन फैमिली से वो बिलोंग करते थे बिहार के. उनके ग्रैंडफादर, तो देखो ये कुछ नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं. रसूल बख्श खान, ठीक है, ये उनके ग्रैंडफादर थे, राइट. इस तरह का एक टेबल चाहो तो आप बना सकते हो छोटा सा, राइट. उसके बाद ही वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के राजा के कोर्ट में बहुत बड़े शहनाई नवाज थे. हिज फादर पैगंबर बख्श. अब इसके बाद हमारे बिस्मिल्लाह खान के फादर, उनका नाम था पैगंबर बख्श, ठीक है. वो क्या थे? एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. ये और इनके साथ साथ जितने भी उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे. नाउ पैटर्नल क्या होता है? पैटर्नल हम हर एक उस इंसान को बोलते हैं जो आपके फादर की फैमिली से बिलोंग करता है. तो यहाँ पर उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो ऐसे ही किसी ना किसी तरह से म्यूजिशियंस थे, राइट. अलग अलग कोर्ट्स में दे यूज्ड टू प्ले शहनाई. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. और ये जो छोटा बच्चा यानी कि बिस्मिल्लाह खान की जो बात हो रही है, कि बहुत छोटी एज से इन्होंने शहनाई में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house. ये एज आप याद रखना कि जब वो 3 साल के थे उनकी मदर उनको उनके मेटर्नल अंकल. नाउ सी, आपने यहाँ से 2 वर्ड समझे. पैटर्नल इज रिलेटेड टू फादर एंड मैटरनल हर एक उस इंसान को बोल सकते हो, हर एक उस रिलेशनशिप में लगा सकते हो जो आपकी मदर की फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो मैटरनल अंकल के घर वो उन्हें ले गई. कब? जब वो 3 years के थे. बनारस, राइट, डुमराव यानी कि बिहार से वो बनारस गए. ही वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. और वो बड़े अट्रैक्टेड हुए. फैसिनेटेड का मतलब होता है जब आप किसी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो. सो जब उन्होंने अपने अंकल्स को देखा कि यार दे वर प्लेइंग शहनाई, तो वो बड़े अट्रैक्ट हुए. जैसे होता है ना छोटे छोटे बच्चे की, यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या प्ले कर रहे हैं, मुझे भी करना है. तो सिर्फ वो ऐसा कोई आउट ऑफ बीइंग नोटोरियस ऐसा नहीं था कि शैतानी करने के मूड से, बट ही वांटेड टू प्ले दोज इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये कहाँ से आया उनको अट्रैक्शन? सबसे पहले उनके मैटरनल अंकल्स को देखकर, व्हेन ही वाज 3 years old. और जब वो अपनी मदर के साथ अपने मैटरनल अंकल के घर गए, विच इज इन बनारस. आप बोलो वाराणसी. Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle. और धीरे धीरे बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ ही जाते रहने लगे. कंपनी मतलब उनका साथ देने लगे. उनका नाम था अली बख्श. टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस. और वो विष्णु टेम्पल जाते थे जहां पर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. जहां बख्श को काम दिया गया था कि भाई आपको शहनाई प्ले करना है. सो एम्प्लॉयड, उनको पैसे मिलते थे इस चीज के. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड. नाउ व्हाट डज इट मीन? कैप्टिवेटेड का मतलब होता है ना, कई बार आप बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ सुन रहे होते हो, सो यू आर इन्फ्लुएंस्ड, आपका पूरा ध्यान उस तरफ होता है. सो सिमिलर केस था इनके साथ भी, बिस्मिल्लाह के साथ. जब वो शहनाई सुन रहे होते थे, सो ही वाज कैप्टिवेटेड. वो पूरा टाइम बड़ी ध्यान से सुनकर, जैसे आजकल आप लोग रील्स की तरफ कैप्टिवेटेड होते हो पूरा पूरा टाइम, तो बिल्कुल वैसे ही.
फॉर आवर्स ऑन एंड, घंटों तक वो ऐसे बैठे रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और धीरे 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 ही डेवलप्ड, ही इम्प्रूव्ड, उनको लेसन्स मिलने लगे एंड इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का मौका मिला और वो पूरा टाइम प्रैक्टिस करते थे. फॉर ईयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. Now, in solitude मतलब lonely, ठीक है. तो बहुत टाइम तक ये दो जो जगह है, टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, ठीक है, ये दोनों जगह. अब आप समझ पा रहे हो यहाँ से उनका सेक्युलर नेचर आप देख रहे हो. बीइंग अ डिवोट मुस्लिम, ही डिडंट बिलीव इन द आइडिया कि भाई मुझे इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए. वो यहीं जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे. एक तरह से उनके पैशन को और ज्यादा बढ़ाया इन एरियाज, हो सकता है ना. सो उनका सेक्युलर नेचर हमें यहाँ से पता चलता है. और यंग अप्रेंटिस किसे बोला? इन्हीं को बोला. अप्रेंटिस किसे बोलते हैं? अप्रेंटिस हम ट्रेनी को बोलते हैं जो कोई नई नई चीजें सीख रहा है. और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान वॉज द अप्रेंटिस, वो भी सीख रहे थे और अकेले में वो यहाँ प्रैक्टिस करते थे गंगा रिवर के पास. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. और जब वो गंगा के फ्लो की आवाज सुनते थे तो यहाँ से वो इंस्पायर्ड फील करते थे बिकॉज वो इम्प्रोवाइज कर सकते थे. इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि ऑन द स्पॉट आपको चेंजेस कर रहे हो, राइट. तो दैट इज इम्प्रोवाइज. आप ऑन द स्पॉट, उसमें हो सकता है कोई ट्यून उन्हें नहीं अच्छी लग रही है, कोई उन्हें राग नहीं समझ में आ रहा है, राग नहीं अच्छा लग रहा है, सो यूज्ड टू इम्प्रोवाइज and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the shehnai. और इस तरह के उन्होंने टोनल क्वालिटीज, आई मीन टोन्स इन्वेंट किए जो पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यार कोई शहनाई से प्ले कर सकता है. एंड एट द एज ऑफ 14, नाउ एज आपको याद रखनी है, ठीक है, जब 14 ईयर्स के थे, ही अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. अब 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्लाह वॉज विद हिज अंकल, अपने अंकल के साथ वो कहाँ गए? एक कॉन्फ्रेंस में जिसका नाम है इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, राइट. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, अपने रिसाइटल यानी अपनी परफॉर्मेंस के बाद, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. उस्ताद फैयाज खान वॉज अनदर म्यूजिशियन, बहुत बड़ा नाम था म्यूजिक इंडस्ट्री में. सो उन्होंने अपने उस बच्चे के यानी कि बिस्मिल्लाह खान के बैक को इस तरह से पैट किया एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शिल मेक इट. बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स उन्होंने दिए कि भाई मेहनत करो और देखो तुम कैसे सक्सेस नहीं होते हो. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इनफैक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में भी, ठीक है, कि कौन सा मोमेंट सबसे बड़ा ब्रेक लेकर आया बिस्मिल्लाह खान के लिए. सो बिग ब्रेक से आप ऐसे समझ लो कि बात कर रहे हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के. और ये कौन सी थी अपॉर्चुनिटी? कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियस है अभी वो प्ले कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपके इस मेहनत पर चार चांद लग जाते हैं. तो वो कब हुआ? जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ इन लखनऊ, ठीक है, AIR लखनऊ. कौन से ईयर में? 1938 में. तो ये बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आया किसके लिए? बिस्मिल्लाह खान के लिए. ही सून बिकेम द ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और इसके बाद तो भाई रेडियो पर हर कोई जो है इन्हें ही सुन रहा था. नाउ ही हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. और उसके बाद तो फिर वो रुके ही नहीं. एवलिन ग्लीनी के केस में आपने देखा बिल्कुल वैसा ही यहाँ था कि वो उन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंस इंडिया में भी दी, इनफैक्ट अब्रॉड, बाहर की कंट्रीज में भी वो गए. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Now, पहली ट्रिप उनकी जो फॉरेन ट्रिप थी, देखो फर्स्ट कभी भी कोई भूलता नहीं है ना, फिर चाहे पहला प्यार हो, पहला ट्रिप हो, नहीं भूलता है कोई भी. तो यहाँ पर उनकी जो पहली फॉरेन ट्रिप थी वो कहाँ की थी? अफगानिस्तान की, जहाँ पर किंग जाहिर शाह वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गए, भावुक हो गए, वो सो टेकन इन, मतलब वो इतना इमोशनल हो गए इनके इस परफॉर्मेंस से कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स. उन्होंने क्या गिफ्ट किया उनको? पर्शियन कार्पेट, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कार्पेट्स होते हैं, बहुत ही महंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट है ये. एंड अदर सूवेनियर्स. नाउ सूवेनियर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हो तो वहां से कुछ ना कुछ मेमोरी, सपोज आप कहीं घूमने गए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ले आए, अपने किसी स्पेशल फ्रेंड के लिए वहां से कुछ ले आए, सो दैट इज सूवेनियर, कि भाई उस जगह की एक मेमोरेबल आइटम. तो बहुत सारी चीजें उनको एज गिफ्ट मिली. एंड द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे उनके म्यूजिक से,
Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. और फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बट अगर सुना है तो वो भी बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, इतना ज्यादा कि उन्होंने इनके इंस्ट्रूमेंट पर ही एक मूवी बना दी जिस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई. Now, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Okay, so we have covered this part. Right, repeated हो गया थोड़ा सा. Maestro यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है. A distinguished figure in any sphere. ठीक है, किसी भी एरिया का जो परफेक्ट इंसान होता है, कि मान लो कि किसी फील्ड में कोई एक्सपर्ट है तो हम उसको माइस्ट्रो बोल देते हैं, राइट. एंड souvenirs I have already explained it to you. एंड द फिल्म वॉज अ हिट. और ये जो गूंज उठी शहनाई मूवी थी, इट वॉज अ हिट. मतलब आप ऐसा समझो कि सुपर डुपर हिट हो गई. उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रेडिट हम बिस्मिल्लाह खान को भी देंगे ही. क्यों? क्योंकि उसमें उनका एक कॉम्पोजिशन था, एक म्यूजिक उन्होंने दिया था जिसका नाम है दिल का खिलौना है टूट गया. सुनना जरूर इसको एक बार, यूट्यूब करना आपको मिल जाएगा. टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. पूरी दुनिया में ये फेमस हो गया. ठीक है, नॉट दुनिया बट नेशन में, अपनी कंट्री में ये बहुत फेमस हुआ. Chartbuster is blockbuster, super duper famous. Now, despite this huge success in the celluloid world यहाँ पर किसको बोला है? सिनेमा वाली दुनिया को, कि इतना सक्सेस इनको मिल गया इस दुनिया में. बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, है ना. उनकी जो जर्नी थी, वेंचर का मतलब होता है ये जो जर्नी थी उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, वो सिर्फ 2 ही मूवीज तक रही. उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया. वो कौन सी मूवी थी? पहली तो गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर. ठीक है, कन्नड़ मूवी में भी वो थे. वेंचर इज अगेन दैट जर्नी, सम रिस्की एडवेंचर को भी हम वेंचर बोल देते हैं कई बार. सनाधि अपन्ना, इट इज द नेम ऑफ द मूवी. तो ये 2 ही मूवीज तक वो लिमिटेड रहे. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. क्यों ऐसा? बिकॉज उन्हें ना ये आर्टिफिशियल नेचर जो था फिल्म वर्ल्ड का, ये रियल वर्ल्ड का, उन्हें समझ नहीं आ रहा था. ही सेज विद एम्फेसिस, और उन्होंने ये बात काफी स्ट्रेस डालकर बोला. इसका मतलब ये है कि काफी ट्रू टू वर्ल्ड है. कहने का मतलब है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस आप देखोगे, मुझे एक आध 2 नाम बताओ, मेरे दिमाग में तो है, कि जो बहुत अच्छे टैलेंटेड होने के बाद भी फिल्म वर्ल्ड की आर्टिफिशियल दुनिया को नहीं फॉलो करते हैं और अपना जो रियल टैलेंट है उसी को पूरी दुनिया के सामने रख कर कुछ बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, राइट. तो ऐसा ही कुछ बिस्मिल्लाह ने किया. वो कर सकते थे, बहुत सारा नेम, फेम, मनी, सक्सेस सब मिल सकता था उन्हें, लेकिन उन्होंने खुद को इस चीज से पीछे रखा. अपने सिनेमा वर्ल्ड की आर्टिफिशियलिटी से वो दूर रहे. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. नाउ व्हाट डज इट मीन? बिस्मिल्लाह खान के लिए अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन काफी फास्ट आए, बहुत ही रैपिडली आए. He became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. वो पहले इंडियन बने जिनको कि कहाँ बुलाया गया था? रिनाउंड लिंकन सेंटर हॉल. अनदर ह्यूज नेम, बहुत बड़ा नाम है ये. प्रेस्टिजियस का मतलब होता है रिनाउंड. ठीक है, लिंकन सेंटर हॉल में बुलाया गया, विच इज इन यूएसए. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. कांस फेस्टिवल अभी भी चल रहा है फ्रांस में, तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में इनको इनवाइट किया गया. एंड इन दी ओसाका ट्रेड फेयर. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. दुनिया में लोगों ने इतना ज्यादा जानने लगे कि भाई एक जगह का तो ऑडिटोरियम ही उनके नाम पर कर दिया गया. तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर बना दिया गया जिसका नाम था ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब आप देखो कितना ज्यादा लोग इनको पसंद कर रहे थे, इनको जान रहे थे. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. बरसात हो रही थी इन पर. कन्फर्ड का मतलब होता है बेस्टो, टू बेस्टो, मतलब ऐसा समझो कि एक के बाद एक बड़े बड़े अवार्ड्स की उन पर बरसात हो रही थी. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. और 2001 बहुत ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, ठीक है. भारत रत्न उनको मिला, बहुत बड़ा अवार्ड इसे माना जाता है. With the coveted award. Now coveted मतलब, now what does it mean? Strongly desired by many, जो बहुत डिमांड में हो. एवलिन लीनी में भी आपने ये डिमांड में रहने वाले से रिलेटेड एक फ्रेज पढ़ा था, विच इज सॉट आफ्टर, है ना. और उसी का एक सिनोनिम आप लेके चल सकते हो, कवेटेड, कि एक ऐसा अवार्ड जो हर कोई पाना चाहता है ना. वो उन्हें मिला. रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड. ग्लिंटिंग इज ऐसा फ्लैश ऑफ लाइट, तो आंखों में एक चमक थी उनके. इतना बड़ा अवार्ड रहेगा भाई, किसकी आंखों में चमक नहीं होगी. ऑल आई वुड लाइक टू से इज, उन्होंने सिर्फ इतना कहा
टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, कि भाई अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। देखो क्या होता है ना, यूजुअली देखा जाता है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट्स, फिर चाहे हमारे पास गिटार हो जाए, यूकुलेले हो जाए एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें हम प्रमोट कर रहे हैं। गलत नहीं है, सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको उनको भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये बात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कन्वे की सभी के लिए। एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरी दुनिया घूम लेने के बाद भी खान साहब यानी कि बिस्मिल्लाह खान की फेवरेट जगह थी उनका डुमराव, बिहार, जहाँ वो पैदा हुए थे, और बनारस, जहाँ से उन्होंने अपने शहनाई प्लेइंग की जो जर्नी थी वो शुरू की थी, राइट। ये उनके फेवरेट स्पॉट्स थे हमेशा से। एंड एक बार तो स्टूडेंट ऑफ हिज, एक उनके स्टूडेंट ने उनको बोला कि भाई आप जो है ना यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलेंगे हम आपके साथ, ठीक है, उसको आप हेड करना, आप वहां पर लीड करना। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उस स्टूडेंट ने ये तक बोल दिया कि भाई हम बिल्कुल बनारस का एटमॉस्फेयर ही रिक्रिएट कर देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर हो, आपको लगेगा आप बनारस में ही हो, बिल्कुल एज इट इज हम वहाँ के टेम्पल्स रेप्लिकेट कर देंगे, एज इट इज कॉपी करके हम वहां पर आपको बना के दे देंगे। लेकिन खान साहब ने देखो कितना विटी सा यहाँ पर रिप्लाई दिया है कि अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो बताओ भाई, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, तो क्या तुम रिवर गंगा भी ले आओगे, विच इज इम्पॉसिबल, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप रिवर का रूट थोड़ी, वो भी गंगा रिवर का रूट थोड़ी उधर की तरफ ले जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पूछा, तो ये क्या क्लियरली क्या इंडिकेट करता है, हिज लव टुवर्ड्स हिज मदरलैंड। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में ये भी उनको बोलते हुए सुना गया है, दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, इसीलिए मैं कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मेरे अंदर एक लॉन्गिंग होती है। यर्निंग का मतलब होता है लॉन्गिंग, या आप कह लो डिजायर, एक इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूं। एंड आई कीप, ओके, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुंबई जाता हूँ तो मुझे बनारस याद आता है, होली गंगा याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के यूनिक मठ याद आते हैं, मुझे अपना घर याद आता है। तो वो कभी भी बाहर ऐसा रहने के इच्छुक नहीं रहे थे। एंड हिज लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, उनकी जो लाइफ है वो हमारे इंडिया का एक रिच कल्चरल हेरिटेज दिखाती है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Cultural heritage से मतलब क्या है कि भाई हमारे यहाँ जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कही जाती है वो बिस्मिल्लाह खान की पर्सनालिटी से हम देख सकते हैं कि वो एक मुस्लिम होने के बाद भी, डिवाउट मुस्लिम, एक्सट्रीमली रिलीजियस मुस्लिम होने के बाद भी, ही लव्ड प्लेइंग शहनाई इन टेम्पल्स ऑफ काशी विश्वनाथ। आप काशी विश्वनाथ टेम्पल की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो हिंदू रिलीजन में क्या होती है ना। तो ऐसा उनके मन में बिल्कुल भी नहीं था किसी भी तरह का ये थॉट कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी कहीं भी नहीं थी। ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वही उनकी पर्सनालिटी से भी प्रमोट होती नजर आई। नाउ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे मतलब कि ही डाइड, उनकी डेथ कब हुई, ऑन 21 अगस्त 2006, जब 90 ईयर्स के थे। बहुत ही लंबी बीमारी थी उनकी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, नॉट श्योर बट शायद उनकी कैंसर से डेथ हुई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, बहुत बड़ा शोक मनाया गया, मोर्निंग प्रॉपर सेशन हुआ, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मोर्निंग, मतलब एक दिन का पूरा शोक पूरा वहां पर मनाया गया पूरे नेशन में। सो इट वॉज अ बिग डे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की डेथ हुई थी, एंड बहुत ही दुख के साथ फेयरवेल दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। एंड वी गॉट टू नो कि क्या पर्सनालिटी उनकी रही, क्या उनकी क्वालिटीज थी। वी गॉट टू नो थ्रू दिस चैप्टर, एंड द चैप्टर इज ओवर हियर। हमने पढ़ लिया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में, हमने जान लिया है दोनों अमेजिंग पर्सनालिटीज के बारे में, एवलिन ग्लीनी एंड बिस्मिल्लाह खान, जो आते हैं आपके द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर में। एंड आई होप यू लर्न द क्वालिटीज, और पूरे चैप्टर की वोकैबुलरी फ्रेजेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस डेफिनेटली रेज कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।